So, in this chapter, land and soil resources, we will study about land resources, about the factors affecting land use in India, and about soil profile and soil formation, about the types of soil, about soil erosion and soil conservation. So why do you think certain countries are more developed than the others? आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ कंट्रीज अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में ज़्यादा डेवलप्ड हैं, या किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कुछ रीजन ज़्यादा डेवलप्ड हैं, ज़्यादा प्रॉस्परस हैं इकोनॉमिकली, ठीक है, और अदर रीजन्स प्रॉस्परस नहीं हैं? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कुछ ह्यूमन और कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कहीं की सॉइल बहुत फर्टाइल है, टोपोग्राफी सही है और क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा है, ठीक है, और कहीं के लोग टेक्निकली मोर एडवांस हैं. So let us start our topic. That first topic, that is land resources. Land resources. So humans live on land and fulfill most of their needs by products obtained from the land. Human beings कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं और अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स की ह्यूमन बीइंग्स लैंड पे रहते हैं, ठीक है, और लैंड से जो भी उन्हें प्रोडक्ट मिलता है उससे वो अपनी सारी नीड्स की फुलफिलमेंट करते हैं. It provides almost 95% of our requirement for food, cloth and shelter. लैंड हमारी 95% रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, जो कि क्या है? हमारी बेसिक नीड्स क्या है बेटा? हमारी बेसिक नीड्स है फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर. However, only 30% of the total surface area of the earth is covered by land, making its availability for human use very limited. तो 100% लैंड एरिया से सिर्फ 30% लैंड एरिया ऐसा है जो कि ह्यूमन यूज के लिए अवेलेबल है, ठीक है, जो कि बहुत ही लिमिटेड है. इवन दिस स्मॉल अमाउंट इज नॉट टोटली सुटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. और इस 30% में भी टोटल लैंड जो है वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सुटेबल नहीं है. क्यों? कहीं पे हॉट डेजर्ट्स हैं तो कहीं पे कोल्ड डेजर्ट्स हैं, या फिर कोई माउंटेनियस एरिया है. यस, तो ये जो प्लेसेस हैं ये 30% में भी टोटल 30% ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सुटेबल नहीं है. अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स ऑन 30% ऑफ द लैंड एरिया. वर्ल्ड की जो 90% पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? इसी 30% एरिया में रहती है, जो कि पूरी तरह से सुइटेबल भी नहीं है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए. द रेस्ट ऑफ द लैंड इज आइदर वेरी थिनली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड. मतलब जो रेस्ट लैंड है, ठीक है, वो या तो बहुत कम पॉपुलेटेड है, थिनली पॉपुलेटेड, वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, या वहाँ पॉपुलेशन है ही नहीं, कोई हैबिटेशन नहीं है. क्यों? ड्यू टू हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन एंड इनहॉस्पिटेबल रिलीफ फीचर्स ऑफ दिस एरिया. ऐसा क्यों है? कहीं पे बहुत कम पॉपुलेशन है और कहीं पे बिल्कुल कोई भी हैबिटेशन है ही नहीं. इसका रीजन क्या है? हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन. मतलब वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है कि वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन पॉसिबल नहीं है, या फिर इनहॉस्पिटेबल रिलीफ फीचर्स. ऐसे रिलीफ फीचर्स हैं जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स का या किसी भी एनिमल्स का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, ठीक है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड यूज. लैंड यूज से आपको क्या समझ में आ रहा है? The term land use denotes the different uses that land is put to. ठीक है,
लैंड यूज से क्या समझ में आता है कि वो डिफरेंट यूजेस जिसमें हम लैंड को रखते हैं, लैंड का जो अलग अलग यूजेस है, जैसे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए हम यूज करते हैं लैंड को, है ना, लैंड को हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए यूज करते हैं, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाउसेस एंड अदर हाउसिंग एंड अदर बिल्डिंग्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। अब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मतलब क्या है, खेती करना, है ना। देन एनिमल्स, जो कैटल्स हैं, कैटल्स के ग्रेजिंग के लिए भी तो लैंड चाहिए जहां वो ग्रेज कर सके, है ना। देन माइनिंग, जैसे आपको पता चलता है कि यहाँ पे अर्थ के इंटीरियर में कोल है या आयरन ओर है, तो हम बड़ा होल करके उसके अंदर से मिनरल्स को निकालते हैं, तो ये क्या हो गई, माइनिंग हो गई। देन रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम लैंड को यूज करते हैं, इसके बाद हाउसेस बनाने के लिए, अदर बिल्डिंग्स बनाने के लिए या फिर इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। तो ये क्या है, ये अलग अलग यूज है लैंड के जो हम करते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज। और नेक्स्ट टॉपिक इज यस, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लैंड यूज को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो लैंड यूज को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ लैंड पुट टू ए पर्टिकुलर यूज वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ठीक है। तो हम कितना लैंड किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, ये रीजन टू रीजन डिफर करता है। समझ में आ रही है बात, हम कितना लैंड किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, ये अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है, रीजन टू रीजन ये डिफर करता है। सो द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, फिजिकल एंड ह्यूमन। फर्स्ट है यस, फर्स्ट हो गया फिजिकल फैक्टर्स और सेकंड हो गया यस ह्यूमन फैक्टर्स। तो जो यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड है ये टू फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करता है, कुछ है फिजिकल फैक्टर्स और कुछ है ह्यूमन फैक्टर्स। सो व्हाट आर फिजिकल फैक्टर्स? The physical factors of a region such as relief features हो गया, physical factors में क्या आएगा, relief features आएगा, soil, climate, natural vegetation, yes, availability of water, minerals, ये क्या है, ये सब important हैं in deciding the land use of the region। मतलब आप लैंड को किस पर्पज से यूज कर रहे हो, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप क्रॉप के लिए यूज कर रहे हो, आपको कल्टीवेशन करना है, ठीक है, आपको कल्टीवेशन करना है, तो वहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है ना, सॉइल की फर्टिलिटी इंपॉर्टेंट है, रिलीफ फीचर भी इंपॉर्टेंट है कि किसी आप माउंटेन में तो खेती करने जाएंगे नहीं, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी, अगर आपको क्रॉप के लिए चाहिए तो सॉइल फर्टाइल है या नहीं, या आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो क्या आप किसी फर्टाइल सॉइल में जाके इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, नहीं। अगर फर्टाइल सॉइल है तो आप उसको किस यूज में लाएंगे, क्रॉप के लिए, है ना, एग्रीकल्चर, यस एग्रीकल्चर के लिए यूज करेंगे। और हाँ क्लाइमेट है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए या अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग क्लाइमेट चाहिए, है ना। देन नेचुरल वेजिटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इंडस्ट्रीज के लिए भी वाटर इंपॉर्टेंट है, जहाँ वाटर की सप्लाई है, अवेलेबिलिटी है, इसीलिए अवेलेबल है, वहीं पर हम इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं। तो और मिनरल्स, अगर आपने इंडस्ट्री सेटअप की है तो ये ध्यान में रखना पड़ता है कि इंडस्ट्री से जहाँ आपने सेटअप की है उसके पास में ही वाटर की अवेलेबिलिटी भी रहे और मिनरल्स की अवेलेबिलिटी भी रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नाउ रिवर प्लेन्स, ठीक है, रिवर प्लेन्स विच आर मेड अप ऑफ रिच एलुवियल डिपॉजिट्स आर वेरी फर्टाइल। आपको पता है रिवर प्लेन्स काफी फर्टाइल होती हैं, क्यों?
क्योंकि ये रिच एल्यूवियल डिपॉजिट से बनती है, ठीक है। दे आर दस यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि रिवर प्लेन्स में हम इंडस्ट्री नहीं सेटअप करेंगे, हम क्या करेंगे, वहाँ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स करेंगे, वहाँ खेती करेंगे हम। तो गंगा प्लेन इन इंडिया एंड हवांगहो बेसिन इन चाइना। इंडिया में क्या है, गंगा प्लेन, और चाइना में हवांगहो बेसिन है, जो रिवर प्लेन्स का गुड एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि बहुत ही फर्टाइल है। तो द हाई माउंटेन्स, ये मतलब किसके एग्जाम्पल है, रिवर प्लेन्स एग्जाम्पल है। तो रिवर प्लेन होने के नाते ये क्या है, ये काफी फर्टाइल है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर ही करेंगे, ठीक है ना। सो द हाई माउंटेनियस स्लोप में नॉट बी सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर। जाहिर सी बात है, हाई माउंटेनियस स्लोप पे आप क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे नहीं, वहाँ मजबूरी में एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बट हाई माउंटेनियस स्लोप कभी भी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सुइटेबल नहीं होते हैं। तो हाई माउंटेनियस स्लोप पे हम एग्रीकल्चर तो नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ का जो थिक फॉरेस्ट कवर है, वहाँ पे जो घने जंगल होते हैं, ये क्या है, एक नेचुरल ब्यूटी है ना, ये नेचुरल ब्यूटी है और टूरिस्ट के अट्रैक्शन का सेंटर बन सकता है ये। तो अगर ये माउंटेन स्लोप के जो डेंस फॉरेस्ट हैं, ये टूरिस्ट के अट्रैक्शन का सेंटर बन सकता है, तो इससे हम अच्छी नेशनल इनकम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो द एल्पाइन मीडोज प्रोवाइड एक्सीलेंट ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर शिप्स। जो एल्पाइन मीडोज हैं वो शिप्स के लिए एक्सीलेंट ग्रेजिंग ग्राउंड बन सकते हैं, वहाँ वो लोग क्या करते हैं, ग्रेजिंग करने जाते हैं। नाउ प्लेटू रीजन, आपको पता है जितने भी प्लेटू रीजन होते हैं वो कैसे बनते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से ही बनते हैं। तो वॉल्केनिक इरप्शन से जब प्लेटूज बनते हैं तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो हम प्लेटूज को क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहते हैं। हम प्लेटूज को क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। यस, लाइक द अफ्रीकन प्लेटू, जैसे अफ्रीकन प्लेटू है या इंडिया का डेक्कन प्लेटू है, ठीक है। तो इंडिया का डेक्कन प्लेटू और अफ्रीकन प्लेटू दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स है। तो ये बताइए, जो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स है वहाँ क्या करेगा, एग्रीकल्चर तो करेगी नहीं, वहाँ इतने सारे मिनरल्स हैं, तो वहाँ क्या रहेगा सुइटेबल हमारे लिए, इंडस्ट्री सेटअप करना, माइनिंग एक्टिविटी पहली बात, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मिनरल्स हैं तो हम माइनिंग करके मिनरल्स निकाल सकते हैं। दूसरा है, आप उन मिनरल्स से रिलेटेड इंडस्ट्रीज वहाँ सेटअप कर सकते हैं, जैसे आयरन ओर है तो आप आयरन स्टील इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, है ना, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। एंड सो नेक्स्ट इज ह्यूमन एंड इकोनॉमी। तो अब अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अब तक हम लोग फिजिकल फैक्टर्स पढ़ रहे थे, ठीक है ना, अब तक हम लोग फिजिकल फैक्टर्स पढ़ रहे थे, अब हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन फैक्टर्स। सो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ लैंड यूज। ये जो ह्यूमन और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। किसके लिए इम्पोर्टेंट है, इन डिटरमाइनिंग द लैंड यूज, मतलब हम लैंड को किस पर्पज से यूज करेंगे, इसके लिए ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए, इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज फार्मलैंड और फॉरेस्ट में बी क्लियर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग buildings, roads and railways to meet the demands of the people. एग्जाम्पल के लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, ठीक है, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन। एग्जाम्पल के लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कोई भी पर्टिकुलर एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, फार्म लैंड और फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं, जंगल्स को हम कट कर देते हैं, ठीक है। जंगल्स को हम किस लिए कट करते हैं, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब इतनी पॉपुलेशन है तो उनको रहने, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। तो हम फार्म लैंड्स और फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, जहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होती है, मतलब जहाँ आबादी ज्यादा होती है, घनी आबादी होती है, वहां हम फॉरेस्ट और फार्म लैंड को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट और फार्म लैंड को क्लियर करते हैं किस लिए,
ताकि हम बिल्डिंग्स बना सकें, है ना। इतनी पॉपुलेशन को रहने के लिए बिल्डिंग्स भी तो चाहिए, तो हम बिल्डिंग बनाने के लिए जंगल को कट करते हैं, रोड बनाते हैं और रेलवे बनाते हैं। क्यों? ताकि लोगों की डिमांड्स को हम फुलफिल कर सकें, पूरा कर सकें, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है प्रेरीज ऑफ यूएसए। प्रेरीज क्या है? ग्रासलैंड है, आपने पहले भी पढ़ चुके हैं हम क्लास 7 में। तो प्रेरीज क्या है? यूएसए का ग्रासलैंड है। तो यूएसए और कनाडा where the development of road and railway has converted much of these grasslands into extensive farms of wheat and corn। मतलब जो प्रेरीज ग्रासलैंड है यूएसए और कनाडा का, तो उसमें क्या होता है, वहां पे रोड का डेवलपमेंट हो गया और रेलवेज का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। यूएसए और कनाडा में रोड और रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो रोड और रेलवे के डेवलपमेंट से क्या हुआ, यहाँ के बहुत सारे ग्रासलैंड्स वो किसमें चेंज हो गए, एक्सटेंसिव फार्म्स ऑफ, कल आप लोग पढ़े हैं लेकिन आप लोग का रेस्पॉन्स अच्छा नहीं है, व्हीट एंड कॉर्न। अब एक्सटेंसिव फार्म्स क्या होते हैं? एक्सटेंसिव फार्म वो फार्म होते हैं जब आप लार्ज स्केल फार्मिंग करते हो, ठीक है। एक्सटेंसिव फार्म्स वो होते हैं जब आप कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन लार्ज स्केल में करते हैं, ठीक है। तो प्रेरीज जो ग्रासलैंड है यूएसए और कनाडा का, वहां पे रोड और रेलवे का जब डेवलपमेंट हुआ, तो रोड और रेलवे के डेवलपमेंट ने वहां के ग्रासलैंड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक्सटेंसिव फार्म्स ऑफ व्हीट एंड कॉर्न। वहां पे आपको पता है वहां ग्रासलैंड्स में क्या होता है, रेनफॉल बहुत कम होती है ना। ग्रासलैंड्स में रेनफॉल बहुत कम होती है, तो वहां पे वो वही क्रॉप्स ग्रो करते हैं जिसको ज्यादा वाटर नहीं चाहिए। तो ये जो व्हीट और कॉर्न है, इन क्रॉप्स को बहुत ज्यादा वाटर सप्लाई नहीं भी मिलेगी, तब भी ये क्रॉप्स खराब नहीं होते हैं, ठीक है। तो कनाडा और यूएसए में जब रोड और रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, तो वहां के जो ग्रासलैंड्स थे वो किसमें कन्वर्ट हो गए, एक्सटेंसिव फार्म्स ऑफ व्हीट एंड कॉर्न। ओके, अब देखिए यहाँ टेबल दिया हुआ है, इस फर्स्ट कॉलम में कंट्री है, देन क्रॉपलैंड, पैस्चर लैंड का परसेंट, फॉरेस्ट एंड अदर यूजेस। मतलब लैंड को पर्टिकुलर कंट्री किस किस मतलब पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। नेम द कंट्रीज दैट हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर क्रॉप्स। क्रॉप्स में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड कहाँ है, इंडिया में है, ठीक है। देन पैस्चर्स में कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है, यस। फॉरेस्ट में ब्राजील, ठीक है, यस। और अदर यूजेस में कनाडा, ठीक है। सो विच कंट्री हैज द लीस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन, कनाडा। कनाडा में सबसे कम एरिया, कितना परसेंट है, कितना परसेंट लैंड है कल्टीवेशन में, ओनली 5%, यस। कनाडा में ओनली 5% लैंड कल्टीवेशन में है। सो व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस, इसका रीजन क्या है, वहां का हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। ये कोल्डर एरिया है, तो वहां का हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, यस, रेस्पॉन्सिबल है वहां इतना कम परसेंट क्रॉप लैंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द लीस्ट फॉरेस्टेड एरिया, गिव रीजन फॉर दिस। सो लीस्ट फॉरेस्टेड एरिया यूके, यस, यूके में लिस्ट फॉरेस्टेड एरिया है। इसका रीजन है वहां का हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन प्लस इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया। यूके क्या है, इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट को क्लियर करके ही हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, है ना। और सो नाउ कंजर्वेशन ऑफ लैंड।
आपके लिए ये वर्ड नया नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने हमने बताया था आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन, बचाना, है ना, कंजर्व करना। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ लैंड। लैंड इज ए फर्टाइल फाइनाइट रिसोर्स, ठीक है। लैंड क्या है, फाइनाइट रिसोर्स है। टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड इट्स यूज शुड बी प्लान्ड यूटिलाइजेशन, प्लान्ड प्रॉपर्ली। The nature of the land and the needs of the local people have to be taken into account while preparing the land use plan. तो हमको लैंड को प्रॉपरली यूज करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रॉपरली प्लान करना चाहिए, है ना। हमको कोई भी चीज, किसी भी चीज को प्रॉपरली यूज करने के लिए हमको पहले क्या करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। आप प्लान वे से यूज करेंगे तो आप लैंड को प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। जो नेचर ऑफ द लैंड एंड द नीड्स ऑफ द लोकल पीपल हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल प्रिपेयरिंग द लैंड यूज प्लान। जब भी हम लैंड यूज प्लान बनाते हैं तो वहाँ के लोकल लोगों के नीड्स को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, है ना। जब भी हम लैंड यूज प्लान बनाते हैं उस टाइम हमें वहाँ के लोकल लोगों के नीड्स को ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। अनप्लान्ड एंड हैफाजर्ड लैंड यूज मे कॉज टू सीरियस प्रॉब्लम्स। अगर हम प्लानिंग से नहीं लैंड को यूज करेंगे, हैफाजर्डली यूज करेंगे तो इससे बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। हैफाजर्ड मतलब बिना प्लानिंग भी यूज करना, उल्टा सीधा, है ना, उल्टा सीधा यूज करना, बिना प्लानिंग भी यूज करना। तो इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट है शॉर्टेज ऑफ फार्मलैंड, है ना। दूसरा है सॉइल इरोजन, और तीसरा क्या है, डेजर्टिफिकेशन। अगर हम लैंड को प्लान वे में नहीं यूज करते हैं तो ये 3 सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहला है शॉर्टेज ऑफ फार्मलैंड की शॉर्टेज हो सकती है। दूसरा है सॉइल इरोजन, ठीक है, और तीसरा है डेजर्टिफिकेशन। जब किसी पर्टिकुलर लैंड पे काफी टाइम तक कोई ट्री नहीं है, ग्रासेस नहीं है, श्रब्स नहीं है, तो वो क्या बन जाते हैं, वो डेजर्ट्स बन जाते हैं। Some of the measures that could prevent land degradation are, कुछ हम measures अपना सकते हैं, कुछ हमारे पास तरीके हैं, कुछ हम रास्ते अपना सकते हैं जिससे लैंड का डिग्रेडेशन रोका जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, एफोरेस्टेशन। सबसे पहले तो हमें एफोरेस्टेशन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स। तीसरा है कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन। चौथा है चेक ऑन ओवरग्रेजिंग। जैसे देखेंगे आप फील्ड्स में कैटल्स ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है, वो चीज ठीक है, ग्रेजिंग ठीक है, लेकिन ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर ग्रेजिंग आपको पता है, ये होता है ग्रास होती है, ग्रास भी सॉइल इरोजन से सॉइल को बचाती है, ठीक है। ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड के रखती हैं, बट ये जो ग्रासेस होती हैं, जो लैंड एकदम बैरन होता है जिसपे कोई ग्रास नहीं है, तो रेनफॉल होती है तो वॉश आउट हो जाता है। लेकिन जिसपे ग्रासेस होती हैं, ठीक है, तो जिस लैंड पे ग्रासेस हैं तो वो उनका सॉइल इरोजन थोड़ा सा रुक जाता है, ठीक है ना। तो जब कैटल्स ग्रेजिंग करते हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ग्रेजिंग ठीक है, ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग होने से क्या होता
से फिर वो उसकी रूट्स निकल जाती हैं ग्रास की, और फिर सॉइल इरोजन स्टार्ट हो जाता है। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, हमें एग्रीकल्चर में साइंटिफिक मेथड्स यूज करना चाहिए, और हमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी कंट्रोल्ड वे में यूज करना चाहिए, है ना, क्योंकि पेस्टिसाइड्स के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं। देन ज़्यादा फर्टिलाइजर्स भी नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड हो जाते हैं। देन कंट्रोल ऑन वेस्टफुल माइनिंग पे भी कंट्रोल होना चाहिए। देन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो वेस्ट लैंड है उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता वहाँ हम इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, या और कुछ कोई कंस्ट्रक्शन वर्क्स कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ना। और नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन भी आपके लिए कोई नया टर्म नहीं है ना। Soil erosion. Soil is the uppermost layer of the earth's crust. Soil क्या है? Soil अर्थ की uppermost layer है। It is a mixture of fine powdered rocky material and humus. Soil क्या है? Soil मिक्सचर होती है। किस चीज का मिक्सचर होती है? रॉकी मटेरियल का फाइन पाउडर प्लस ह्यूमस। ह्यूमस तो आप लोग की समझ में आ रहा होगा ना, क्यों? What is humus? Very good. Dead and decaying plant and animals form humus. The thin top layer of the soil is very important for the growth of the plants. ये जो soil की thin upper layer होती है, ठीक है, जो soil की thin upper या top layer होती है वो बहुत important होती है plants या trees के growth के लिए। The process of soil formation is very slow. Soil formation का जो process है वो बहुत ही slow है। Thousands years लग जाते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर थिक सॉइल की लेयर बनने में। कितने ईयर्स लग जाते हैं? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो है। नाउ सॉइल प्रोफाइल। और नेक्स्ट टॉपिक इज soil profile. So soil develops in horizontal layers. Horizontal क्या होता है? ये ना ऊपर से नीचे, ठीक है, like this, ठीक है। तो soils कैसे डेवलप होती हैं? horizontal layers में डेवलप होती हैं। If you cut vertically down, अगर आप ये जो soil है इसको vertically down आप कट करते हो soil को एक तरफ से, ठीक है, अर्थ के इंटीरियर में आप अर्थ के इंटीरियर में वर्टिकली डाउन अगर कट करते हो soil को, ठीक है, डिफरेंट लेयर्स बिकम विजिबल। तो soil की जो अलग अलग लेयर्स हैं वो क्या हो जाएंगी? विजिबल हो जाएंगी। अगर आप जैसे ये soil की टॉप लेयर है, अगर आप इसको वर्टिकली डाउन कट करते हो अर्थ के इंटीरियर तक, तो soil की जो डिफरेंट लेयर्स है ना वो विजिबल हो जाएंगी, ठीक है। A view of the different layers of the soil is known as soil profile. तो यही जो व्यू है डिफरेंट लेयर्स ऑफ soil का, इसे हम क्या कहते हैं? soil profile. There are 4 distinct layers of soil. Soil की 4 distinct layers हैं. You can, yes, there are 4 distinct layers of the soil. First is top soil, है ना? You can look at your book also. First one is top soil. First one is top soil. So the very fine particles of rock such as clay, silt and sand, बहुत ही रॉक के बहुत ही फाइन पार्टिकल्स क्ले, सिल्ट और सैंड
टॉप लेयर से नीचे नहीं जाती, वहीं तक रहती हैं। सेकेंड वन इज सबसॉइल। सेकेंड वन इज सबसॉइल। सो बिलो द टॉप सॉइल इज द सबसॉइल। टॉप सॉइल के जस्ट नीचे क्या होती है? सबसॉइल होती है। जो बारिश का पानी होता है, रेन वाटर, वो सबसॉइल वाले लेयर में ही आके कलेक्ट होता है। इट इज मेड अप ऑफ वेदर्ड रॉक्स, silt, clay and some nutrients such as soluble minerals and iron oxides। तो ये जो लेयर है ये किससे बना है? वेदर्ड मतलब टूटे हुए रॉक से, सिल्ट, क्ले और कुछ न्यूट्रिएंट से। कैसे न्यूट्रिएंट से? कुछ न्यूट्रिएंट से जैसे कि कुछ मिनरल्स होते हैं वाटर सॉल्युबल, ठीक है, तो जो वाटर सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं और आयरन ऑक्साइड्स भी। नेक्स्ट वन इज सबस्ट्रेटम। Next is substratum. So this layer lies in between subsoil and parent bedrock। सबस्ट्रेटम कहाँ है? ये सबसॉइल और पेरेंट बेडरॉक के बीच में होती है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ वेदर्ड रॉक, इसमें सिर्फ वेदर्ड रॉक्स होते हैं। एंड लास्ट वन इज बेडरॉक। Last one is bedrock. So the last and the bottom of the soil profile is the parent bedrock। सबसे बॉटम में क्या है? parent bedrock है। It is a solid layer of unweathered rock। ये एक what happened? ये एक unweathered rock की solid layer होती है। So that's all for today। We will continue this chapter in our next